हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर आपका घटना चक्र का पॉलिटी चल रहा था। इस पॉलिटी को हम शुरू करते हैं और इसको हम अब आज से हम लगभग डेली ही लाएंगे वीडियो, और हम इसको जल्दी ही खत्म कर देंगे। जैसे आपको हिस्ट्री खत्म कर दिया, ज्योग्राफी खत्म कर दिया, बायो खत्म कर दिया, सब कुछ हैंड रिटन नोट्स में घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, ताकि आप जब भी पेपर देने जाएं इस पीडीएफ से सिर्फ 1-2 घंटे में पूरी बुक खत्म कर सकते हैं। और ये भी नहीं यहाँ पर कुछ छोड़ा जाता है। आप एक बार जाके बुक मिला लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस आपको पीडीएफ में कैसे पीडीएफ बनाए, जो बच्चे नए होंगे उनको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। अभी इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल पर कोई भी कोर्स पेड नहीं होता, सब कुछ फ्री ही करवाया जाता है। तो अगर आप आईएएस या पीसीएस या बीपीएससी किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट ये पीडीएफ होने वाला है कम समय में पढ़ने के लिए। चलते हैं, सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के यहाँ पर मिल जाएंगे। अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, अब हम देखते हैं मूल अधिकार के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आज आपका 2 चैप्टर है, मूल अधिकार और आपका डीपीएसपी, तो दोनों ही हम कवर करेंगे आज। मूल अधिकार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहले याद रखेंगे ये मूल अधिकार ये किस भाग में आता है। तो ये किस भाग में आता है, तो ये भाग 3 में आता है, ये याद रखेंगे। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की बात कही गई है। तो आपके फंडामेंटल की जो बात संविधान में हमारे बोला गया है वो भाग 3 में बोला गया है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बोला गया है। तो ये एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। ठीक है, तो किस भाग में है, तो भाग 3 12 से 35। अब देखिए यहाँ पर मूल अधिकार के बारे में कुछ चीजें हमें याद रखना होगा। कौन कौन सी चीजें याद रखना होगा, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये तो सबको पता होगा, अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा संरक्षक इसका कौन होता है। अब देखिए, हमेशा याद रखेंगे मूल अधिकार में अगर कुछ चीजें जोड़ना है, घटाना है, तो वो क्या करेगा, वो संसद करेगा। लेकिन उसको संरक्षक कौन, मतलब संरक्षक कौन करेगा, मतलब उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा। तो प्रोटेक्शन की अगर बात करते हैं, उसका अभिभावक की तरह कार्य कौन करेगा, वो न्यायपालिका करेगा। इसीलिए क्यों न्यायपालिका कार्य करता है, क्योंकि जो यहाँ नेता होते हैं वो हमारे आप ही सबके बीच से नेता जाते हैं। अब वो जा करके वो पार्लियामेंट में बैठ गए और आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको उसमें चेंज कर रहे हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं, कुछ अलग ही उसमें कर रहे हैं। तो उस पर रोक कौन लगा सकता है, ये न्यायपालिका ही रोक लगा सकती है। इसीलिए क्या बोला जाता है, ये फंडामेंटल राइट का संरक्षक बोला जाता है, किसको, न्यायपालिका को। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरा क्या कहेंगे, संशोधन का अधिकार किसको है, संसद को। तो दोनों चीजें में याद रखेंगे, संरक्षक का पूछेगा तो ये न्यायपालिका कर सकता है, और संशोधन का अधिकार किसको है, तो ये किसका है, संसद को संशोधन का अधिकार है। तो ये दोनों ही याद रखेंगे, कौन संरक्षक है कौन संशोधन कर। देखते नहीं, बहुत सी चीजें आती हैं कि पार्लियामेंट में ये संशोधन कर दिया गया, वो संशोधन किया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ ना करके कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, मूल अधिकार, इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति है न्याय उचित है, वाद योग्य है, और न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो ये भी याद रखेंगे, दो चीजें होते हैं। यहाँ पर अगर ये पढ़ें आप, मूल अधिकार पढ़ें, तो मूल अधिकार वाद योग्य पढ़ेंगे। जैसे ही डीपीएसपी में आएगी वहां पर आ लगा देंगे, याद रखेंगे आ वाद योग्य है। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब अगर इसका वायलेशन होता है आपके फंडामेंटल राइट का, तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन आप या ये मान लीजिए ये नहीं लागू कर रहा है, मतलब जो आपका फंडामेंटल राइट है वो, कि कोई सरकार या कोई पब्लिक आपका फंडामेंटल राइट से नहीं जीने दे रहा है, ये है तो आप कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पर परिवर्तनीय क्या लिखा गया, देखिए, जो ये फंडामेंटल राइट है ये परिवर्तनीय है, और डीपीएसपी क्या है, अपरिवर्तित, इनफोर्सेबल है। देखिए, आप इसको फोर्स करा के लागू करवा सकते हैं,
कौन सा? फंडामेंटल राइट को का ये परिवर्तनीय मतलब इनफोर्सेबल, और जो मतलब एक मतलब इनफोर्सेबल एक परिवर्तनीय होता है, एक अपरिवर्तनीय होता है। जो अपरिवर्तनीय होता है वो कहाँ पे जाता है? वो डीपीएसपी में जाता है। तो दोनों याद रखिएगा। अगर देखिए दोनों में ही अगर आ जाए कौन सा अपरिवर्तनीय है, तो अपरिवर्तनीय कौन सा है? डीपीएसपी में। डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है। अगर डीपीएसपी सरकार कल्याणकारी कार्य नहीं, डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी काम करना आपके लिए। अगर सरकार कल्याणकारी काम नहीं, मनरेगा जैसे स्कीम नहीं ला रही है, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मनरेगा जैसी स्कीम लेके आइए। ठीक है, तो ये अपरिवर्तनीय है डीपीएसपी में, यहाँ पर परिवर्तनीय है। तो यहाँ वाद योग्य है और वहां भी अवाद्य योग्य है। तो दोनों याद रखेंगे, कहाँ वाद योग्य है, कहाँ अवाद्य योग्य है। आई होप आप समझ गए होंगे। वाद्य योग अवाद्य योग, वाद्य और हमेशा यही याद रखेंगे कि जब आपका इसका वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट का, तो आप कहाँ पे जा सकते हैं? न्यायालय द्वारा इसको लागू करवा सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में नहीं जा सकते हैं। ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर संख्या कितनी है। पहले मूल संविधान में कितनी संख्या थी? 7 संख्या थी। लेकिन क्या किया गया? एक को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब वर्तमान में कितनी बची हैं? 6 बची हैं। ये याद रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। ये भी अब पूछा गया है ये क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार को शामिल करने के लिए कौन सी ऐसी रिपोर्ट थी जिसने समर्थन किया था? तो वो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, इन्होंने ही समर्थन किया था। अब यहाँ पर देखते हैं, ये केस हुआ था। कुछ कुछ केस देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं केस से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। पहले आप याद रखेंगे शंकरी प्रसाद वाद 1951 में। याद रखेंगे शंकरी प्रसाद वाद 1951 देखेंगे। क्या कह रहा है कि आधारभूत संरचना का सिद्धांत। अब यहाँ पर यह क्या है? संसद के संविधान में संशोधन की शक्ति, मतलब संशोधन की शक्ति शामिल है यह मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति। याद रखेंगे ये शंकरी प्रसाद जो 1951 में केस आया था, इसका डेट याद रखेंगे। 1951 में शंकरी प्रसाद केस, ये डेट बहुत जरूरी है। ये पूछ सकता है, ये आपके प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन आया है कि शंकरी प्रसाद केस कौन सा सन था, गोलकनाथवाद कौन सा सन था। तो ये याद रखिएगा। आप कैसे याद रखेंगे? यहाँ लिखा गया शंकर, याद रखिएगा। और महादेव कितने हैं? एक ही है, तो महादेव एक ही है। याद रखेंगे भगवान सबसे बड़े महादेव ही हैं, तो ये लास्ट में एक लिखा गया है। तो 1951 ऐसे कुछ करके ट्रिक याद कर लीजिए। यहाँ पर क्या है? संसद। अब यहाँ पर क्या कहा गया शंकरी प्रसाद योग में? जिसमें कहा गया कि जो संसद है, अब अपना पार्लियामेंट है, वो फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकता है, किसी भी प्रकार से चेंज कर सकता है, कहीं भी उठा के को कहीं भी रख सकता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया इसी में कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द का तात्पर्य साधारण विधि से है, न कि संविधान में संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के मूल अधिकार को समाप्त कर सकती है। तो इसमें यही कहा गया, मतलब इसका अगर मैं आपको एक मीन बताऊं शंकरी प्रसादवाद में, तो इसमें ये कहा गया कि संसद जब चाहे तब फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकता है। इसके बाद फिर विवाद उठा। फिर क्या आया? केस आया गोलकनाथवाद आया 1967 में केस आया। कौन सा? गोलकनाथ 1967 में आया। ये क्या कहा? ये कहा मूल अधिकार सर्वोत्तम व अडिग है, अतः संसद किसी भी मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती। यहाँ पे कहा पहले में क्या कहा गया? समाप्त कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन यहाँ पे कहा गया गोलकनाथवाद में कि नहीं कर सकती, ना समाप्त कर सकती न चेंज। ये गोलकनाथवाद में कहा गया। संविधान के संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है। अब देखिए, अब विवाद आपका गहरा गया। एक केस कहा कि हम चेंज नहीं, चाहे जितना चेंज कर दीजिए, और दूसरा केस कह रहा है कि आप चेंज नहीं कर सकते, यह अडिग है। अब दोनों में जब दो लोग लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो क्या वो तीसरे पे जाएंगे? तो तीसरा कौन सा आया? और तीसरा भी एक केस आया। तीसरा आया 24वां संविधान संशोधन 1971, सरकार ही लेके आ गई। इन्होंने क्या कहा? आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में संशोधित हुए
अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि संसद पुनः किसी मौलिक अधिकार को कमजोर या समाप्त करने के लिए अधिकृत है। तो जो 24वां संविधान संविधान संशोधन है, ये कई बार पूछता है कि ये कब हुआ था। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। तो पहला केस हमने क्या देखा शंकरी प्रसाद में कि ये चेंज नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे पहला क्या क्या रहे हैं कि चेंज मूल अधिकारों में संशोधन मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति है शंकरी प्रसाद में। गोलकनाथ में कहे कि यहाँ चेंज नहीं कर सकते। फिर यहाँ तो यहाँ 24वां संविधान संशोधन 1971 ला दिया गया। यहाँ कहा दिया गया कि मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए मौलिक अधिकार को कमजोर या समाप्त कर सकते हैं। कमजोर मतलब उसको चेंज करके कुछ और बना देंगे। ये हो गया। अब देखिए दो पार्टी एक तरफ हो गई। यहाँ पर कौन कौन सी पार्टी हो गई, ये पहली वाली पार्टी शंकरी प्रसाद वाली और ये वाली 24वां संविधान संशोधन, ये एक ही बात अलाप रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं। लेकिन गोलकनाथवाद वाला के 1967 क्या था कि संसद किसी भी मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती। अब देखिए तीन लोग आ गए। अब जो सबसे बड़ा आएगा वो आएगा, ठीक है। ये पिक्चर में आए केशवानंद भारती, ये एकदम ऐतिहासिक बन गया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि गोलकवाद निर्णय को पलट दिया। इन्होंने कौन सा निर्णय को पलट दिया, गोलकनाथ निर्णय को, और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को वैध घोषित किया। अब क्या किया इसमें, इन्होंने ये कहा कि मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित है और संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। तो ये केशवानंद भारती ने कहा कि आप संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, आप फ्री हैं, लेकिन क्या करना, परंतु संविधान की मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये याद रखेंगे क्या, इन्होंने कहा कि संविधान की मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इन्होंने 24वां संशोधन जो आया वो तो 71 में वो कह दिए कि हाँ आप कर रहे हैं तो करिए। कोई मान लीजिए इसका मतलब यहाँ केशवानंद भारती का मतलब क्या हुआ, मतलब इनका हुआ कि एक घर है, ये आपका पूरा ये बाउंड्री है घर का, इसी घर के अंदर यहाँ किचन है, यहाँ बरामदा है, यहाँ रूम है। आप कह रहे हैं कि आप नीचे वाली जो बीम है उसको मत चेंज करिए, ये किचन जो यहाँ पड़ा है तो इसको किचन को यहाँ ला के रख दीजिए, ये जो बरामदा है इसको ला के यहाँ रख दीजिए, मॉडिफाइड आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन जो उसका नीचे बीम पड़ा है उसको मत टच करिएगा। केशवानंद भारती यही बताया है कि उसका जो फंडामेंटल है, मतलब उसका मूल संरचना है, मूल संरचना में कोई चेंज न करिए। किचन को चाहे पूरब करिए, चाहे पश्चिम करिए, उत्तर करिए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो केशवानंद भारती ने क्या कहा, यही कहा कि मूल संरचना में कोई परिवर्तन ना कीजिए। अब देखिए तीनों समझ गए। अब क्या क्या याद करना है यहाँ पर, ये याद रखना। अभी देखिए मैं बताता हूँ क्या करना, यहाँ पेपर कैसे आएगा क्वेश्चन। आप पूछेगा कि 24वां संशोधन कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। 24वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। दूसरा क्या पूछेगा, गोलकनाथ, पूछा गया प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, पूछेगा गोलकनाथवाद किससे रिलेटेड है, तो गोलकनाथवाद फंडामेंटल राइट से, ये 1967 में, तो याद रखेंगे 1967 में आया था। तीसरा क्या याद रखेंगे, तीसरा याद रख शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया था। तो 1951 में हम शंकर भगवान वाला बता दिए हैं, तो ये 51 याद रखिएगा। 1967 गोलकनाथ याद रखिएगा। गोलकनाथ ने कहा कुछ नहीं कर सकते आप, ये संसद किसी भी मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब न चेंज कर न समाप्त कर सकती, गोलकनाथ वाला थी। लेकिन जो केशवानंद भारती था ये गोलकनाथवाद को पलट दिया, कहा नहीं चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को ना टच करें। अब देखिए यहाँ पर ये IAS 2021 में क्वेश्चन आया था, शक्तियों का पृथक्करण विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो ये एकदम सही है। अब देखिए इसका मतलब मैं बता रहा हूँ क्या है। मान लीजिए अगर देखिए चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो या न्याय, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ न्यायपालिका की और कार्यपालिका की। अगर कार्यपालिका कौन कौन है, जो मंत्री मंत्री होते हैं यही सब कार्यपालिका है। मान लीजिए ये आपके किसी फंडामेंटल राइट का
या किसी भी प्रकार का वायलेशन करते हैं, ठीक है, आपके, तो आप कहाँ, अगर ये दोनों लोग स्वतंत्र, न्यायपालिका स्वतंत्र है, तब आप भी स्वतंत्र होंगे। आप जैसे ही आपका फंडामेंटल राइट प्रभावित होगा, वैसे आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाइए या हाई कोर्ट जाइए। इसका मतलब जब ये सब स्वतंत्र रहेंगे, ये नहीं कि अब किसी मंत्री का सेटिंग कहाँ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, तब आपकी स्वतंत्रता कहाँ जाएगी, कहाँ जाएंगे? अब वो अमेरिका के कोर्ट में थोड़ी जाएंगे, आपका झगड़ा इंडिया में है तो अमेरिका कहाँ जाएंगे? तो यही यहाँ यही को कहा गया है, शक्तियों का पृथक्करण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ही उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा नियत करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको कहाँ पे लिख सकते हैं? मेंस में अगर लिख देंगे, आपको बहुत ही फायदा करेगा। तो आप यही करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपका जो स्वतंत्रता है, सबसे अच्छी स्वतंत्रता कब मिलेगी, सबसे अच्छी स्वतंत्रता आप ये बता देंगे, एक वर्ड में बता देंगे कि जब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहे। ये नहीं कि वो उस पर वहाँ सेटिंग उनका चल रहा है, उनका वहाँ सेटिंग चल रहा है, वो उनका सेटिंग चल रहा है, तो आप जनता क्या करेगी? फिर जनता जाएगी कहाँ? तो ये याद रखेंगे, यही आईएएस 2021 में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। ये यहाँ देखिए आईएएस दो, ये यूपीपी से 2021 में ये देखिए पूछा गया है कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है। ये यूपीपी से 2021 का क्वेश्चन है। ठीक, चलते हैं, नहीं देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 12। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि मतलब फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़े से जो वाद विवाद हुए थे उनके बारे में पढ़ा था, और ये फंडामेंटल की बेसिक बातें पढ़े थे कि वाद योग्य है या अब परिवर्तनीय है। तो ये अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल। तो यहाँ से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 12 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 12 क्या कहता है, राज्य परिभाषित है। यहाँ पर क्या कहता है, अब देखिए यहाँ राज्य वर्ड मतलब ये मत समझिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये मत समझिएगा राज्य के बारे में। राज्य यहाँ मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। वो आपका स्टेट भी हो सकता है, वो आपका कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी भी हो सकती है, वो नगर पालिका भी हो सकता है। राज्य का मतलब ये होता है पॉलिटी में। ये मत समझिएगा अगर राज्य की बात कर रहा है तो मैं कहा दूंगा कि बिहार या उत्तर प्रदेश, ये मत समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, राज्य अगर परिभाषित, हम अगर हम आप कहेंगे कि राज्य बताइए कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ। संघीय सरकारें कार्यपालिका और विधायिका का अंग है। तो ये राज्य सरकार मतलब संघीय जो सरकार है, गवर्नमेंट है, या ये तो राज्य सरकार ही है, मतलब ये सरकार हो सकती है, तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में एक हो गया। तो एक राज्य सरकारों का कार्यपालिका विधायिका, जो अब कार्यपालिका विधायिका क्या होता है? कार्यपालिका वो होता है जो मंत्री उंत्री सब होते हैं, विधायिका वो होते हैं जो वहाँ संसद होते हैं, सेंटर की बात कर रहा हूँ, वो विधायिका में आते हैं। और वैसे राज्य सरकारों में भी विधायक होते हैं, एक विधायक के बाद जो विधायक होते हैं उसमें मंत्री कुछ लोग बनते हैं, तो वो कार्यपालिका में आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये दो हम तो समझा दिए, एक यहाँ मोदी वाला हम समझा दिए, और ये योगी जी वाला समझा दिए। ये कौन सा हो गया? दो राज्य हो गए। तीसरा राज्य अगर आपको पूछे कि ये भी राज्य है कि नहीं, हाँ, नगर पालिका भी एक राज्य होता है। ठीक है, सभी स्थानीय यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि राज्य में कौन कौन से आते हैं, तो राज्य में सिर्फ आपको अगर दे दिया जाए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तो ये ऐसे थोड़ी होगा। राज्य में ये भी आएंगे, नगर पालिका भी आएंगी, पंचायतें भी आएंगी, जिला बोर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि इनको बहुत से राइट दिए रहते हैं, कुछ राइट दिया रहता है अपने नागरिकों को देखने के लिए। अन्य सभी कौन से होती हैं? संविधानिक, सांविधिक और गैर संवैधानिक अधिकार, जैसे जीवन बीमा निगम हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, ये सब भी। अब देखिए हम कैसे मैं इसको बताऊं, आपको एक्सप्लेन करूं। आप कह रहे हो नगर पालिका, ये भी राज्य की तरह ही काम करते हैं। मान लीजिए नगर पालिका में कुछ चीजें खराब हुई, मान लीजिए बिजली खंभा खराब हो गया या किसी ने बिजली तोड़ दिया, तो क्या करेंगे आप? उसकी शिकायत कहाँ जाएंगे? मोदी के पास थोड़ी, अब यहाँ पर थोड़ी आएंगे शिकायत करने, ये नगर पालिका बोर्ड में ही जाएंगे। तो वो भी तो एक सरकार की ही तरह वर्क कर रहा है।
जब पंचायतें होंगी, गांव का जो समस्या होगा वो कौन देखेगा? प्रधान ही तो देखेगा, वही तो सरकार की तरह काम कर रहा है, वही तो राज्य की तरह कार्य कर रहा है। कि आप गांव का लेके चले जाएंगे योगी जी के पास कि हमारा ये काम नहीं सही हो रहा है ना, पहले आप प्रधान के पास जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, जिला बोर्ड हो गया या जीवन जीवन बीमा निगम हो गया, सेल हो गया, ये भी सब राज्य के दायरे में ही आते हैं। तो ये भी याद रखिए, ये सब भी अपने आप में एक राज्य कहलाते हैं। तो ये याद रखिएगा। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो ये राज्य शब्द को बताता है इसके अधिकार क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है? 12 को आप समझ गए क्या कहता है? राज्य शब्द परिभाषित करता है। 13 देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 13 में? आर्टिकल 13 में ये कहता है कि अगर कोई भी कानून जो उल्लंघन करता है उसको शून्य ये घोषित कर सकता है, अल्प कर सकता है, मतलब कमजोर कर सकता है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल यही याद रखेंगे, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता है या न्यून करता है। तो आप एक ही वर्ड में बताएंगे कि यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, सरकार के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो भाग 3 में जितने भी मौलिक अधिकार दिए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, उनको वायलेट करता हो, उसको छीनता हो या उसको कमजोर करता है। ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि उल्लंघनकारी कानून बनाता है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा में शून्य कर दिया जाएगा। और 13 में एक चीज और होता है, 13 में ऐसी चीज होती है जो पुराना कानून है, अगर वो भी, जैसे कोई कुछ कानून जो पहले बन चुके हैं, वो कानून अगर आज के समय में फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, जैसे बहुत से कानून बने हैं, जैसे पहले ऐसे कानून बने थे कि जो अनुसूचित जाति जनजाति थी उनको कहीं पे पढ़ने का एक साथ, मतलब उच्च कास्ट वाले बच्चों के साथ पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको बाहर ही बैठाया जाता था, या उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था एक कुएं के। तो वो सब क्या है, अगर आज भी वो कानून होते तो समाप्त कर दिए, अगर आज भी वो कानून होते तो इसी आर्टिकल 13 के तहत उसको क्या किया जाता? शून्य कर दिया जाता। आज प्रेजेंट टाइम में न्यायालय खुद ही शून्य कर देता उसको, कि कहता कि ये एक दूसरे का मतलब लोगों को समानता का हनन कर रहा है, मतलब ये समानता को छीन रहा है, ये आपके जो कानून बने हैं। या सती प्रथा आज होता था, आज ये। तो यहाँ दो चीजें कहता है कि जो प्रेजेंट टाइम है, इससे पीछे अगर कोई ऐसा कानून बना है जो फंडामेंटल राइट को का वायलेशन कर रहा है, फंडामेंटल राइट को छीन रहा है, तो वो क्या है, उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। और आगे जो भी कानून बनाया जाएगा अगर वो भी फंडामेंटल राइट को न्यून कर रहा है या छीन रहा है, तो उस कानून को भी निरस्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 यही कहता है। तो आर्टिकल 13 कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि न्यूनीकरण के फंडामेंटल राइट जो वायलेशन है उनको, जो नहीं वायलेशन कर रहा है कोई कानून, तो उसको न्यूनीकरण कौन सा आर्टिकल करेगा? तो आर्टिकल 13 ही करेगा। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए 12-13 थोड़ा सा आप कम पढ़ते हैं, इसीलिए मैं बताया था। आप देखिए 12-13 तो आप पढ़ लिए, यहाँ राज्य के बारे में बताया जाता है, और 13 किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है जो छीनता हो या न्यून करता है भाग 3 को। भाग 3 मतलब फंडामेंटल राइट। 12-13 समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 14 से 18 के बीच में। अब देखिए यहाँ बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 क्या करता है? समता का अधिकार। ये कब दिया गया है? 14 से। अभी इसको सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ये अभी यहाँ सब डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ आप यहाँ देख लीजिए कौन कौन से हैं। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये कहाँ दिया गया है? ये आर्टिकल 14 से 18 में समता का अधिकार बताया गया है। यहाँ पर क्या गया है, दूसरे में क्या बताया गया है? 18 हो गया यहाँ पर। अब 19 से 22 के अभी सब मैं याद करवा दूंगा, लास्ट तक सब याद करो हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध 23 और 24 बताता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 बताता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहाँ पर देखें, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार कब कौन बताता है? 29 और 30 बताता है।
और अनुच्छेद 32 क्या बताता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब जब आपका हनन हो जाएगा फंडामेंटल तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 ये बताता है। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। अगर यहाँ ट्रिक याद करना चाहते हैं, एक ट्रिक भी याद रखिए। एक डाउट मतलब इक्वलिटी, ये कब था? 14 आता है। अब एक आ गया डी से याद करिएगा, डिस्क्रिमिनेशन, ये आर्टिकल 15 बोलता है डिस्क्रिमिनेशन। ओ बोलता है अपॉर्चुनिटी, मतलब ये जो पेपर ऊपर होता है नौकरी वोकरी के लिए, ये अपॉर्चुनिटी इसी में दिया है, अवसर। और ये यू बोलता है अनटचेबिलिटी, तो यू से क्या हो गया? अनटचेबिलिटी, ये 17 बोलता है। और टी क्या बोलता है? टाइटल्स के लिए बोलता है। एक कुछ मतलब अगर आपको यही याद करना हो, सिर्फ ये समता का वाला, ये यहाँ पर, ठीक है, ये मूल अधिकारों की वर्तमान ये तो यहाँ पर ये याद कर सकते हैं, 14 से 18 के बीच में यहाँ पर है समता का अधिकार। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर देखते हैं समता के अधिकार में, देखते हैं ये। अब देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता होना चाहिए और सत्ता पर, ये क्वेश्चन आया था कि सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, यही सत्ता पर अगर कोई पूर्ण नियंत्रण लगाता है, यही आर्टिकल 14। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछ लिया था कि सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा आर्टिकल लगाता है? तो सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण आर्टिकल 14 लगाता है। 15 क्या कहता है? धर्म हुआ, मूल वंश हुआ, जाति हुआ या लिंग हुआ, मतलब फीमेल मेल, या जन्म के स्थान पर विभेष का या प्रतिवेश करता है। मतलब इन सब के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये नहीं कि कोई स्कीम आई तो इन धर्म वालों को मिल गई, इन धर्म वालों को नहीं मिला, या कोई और ये, या लड़कियों को मिल गया लड़कों को नहीं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वहाँ भी उसमें भी कुछ होता है, देखा जाता है कि जैसे कि ये जैसे 5 साल का बच्चा है और ये एक बड़े 20 साल का बच्चा है, तो क्या ट्रेन में जो सफ़र करते हैं तो ऐसा उसका छूट रहता है, वो उसका नहीं छूट, तो कुछ जैसे पॉजिटिव चीज़ों में छूट दे दिया जाता है लेकिन निगेटिव चीज़ों में नहीं दिया जाता है। तो ये याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर 16 आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब जितने भी वैकेंसी निकलेंगे ये आर्टिकल 16 में बताया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 में बताया जाता है कि जितने भी वैकेंसी मतलब लोक नियोजन वाली चीजें होंगी उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा। 17 क्या बताता है? इसको याद ही होगा, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। तो याद रखेंगे, अब तो या तो याद ही हो जाएगा। विधि के समझ समता 14, धर्म मूल वंश जाति ये 15 है। 15 एक मूवी भी है। तो आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के अवसर की समता, छुआछूत, उपाधियों का अंत। अब देखिए 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं का, और देखिए 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई जाती है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार में ये 19 में कितने? 6 प्रकार की है। 20वां क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सब। और 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 का एक जोड़ा गया था, 21 ए क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। और 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी इसको दिखाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ भी अभी स्वतंत्रता का देख लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 व 16 को संविधान की प्रस्तावना के साथ, कौन कौन सा ये देखिए, ये अगर आप अनुच्छेद आर्टिकल 14 अगर आर्टिकल 16 एक साथ पढ़ते हैं, और किसके साथ पढ़ते हैं? प्रस्तावना के साथ अगर पढ़ते हैं, तो के साथ पढ़ने पर समान कार्य के लिए समान वेतन को परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ पे है? वहाँ ये डीपीएसपी में है। तो जब 15, 14 और 16 पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 14 आर्टिकल और 16 पढ़ते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन का जो वो आर्टिकल है वो उभर के आ जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया। अब ये भी इसी ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर सब डिटेल में पढ़ेंगे।
अब देखिए यहाँ पर क्या, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, 1951 में हुआ था। जैसे शंकरी प्रसाद का केस 1951 में, ये भी मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 को संशोधित किया गया, जिसमें 15(4) को जोड़ा गया और कहा गया क्या कि पिछड़े वर्गों चाहे एससी हो चाहे एसटी हो की उन्नति के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने वाला प्रावधान है। तो ये याद रखेंगे, 1951 का ये चंपकई दोराय राजन का ये एक मुकदमा था, उसी में बोला गया आर्टिकल 15 में संशोधन किया गया कि 15(4) जोड़ा गया, पिछड़े जितने वर्ग हैं एससी एसटी उनके उन्नति के लिए सरकार काम कर सकती है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे लिखा गया आर्टिकल 15 में कह रहा है कि कोई धर्म जाति ये नहीं देखा जाएगा, फिर कैसे ये यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है। जैसे अगर देखा जाता है कि समाज में कुछ लोग बहुत निचले तबके के हैं, अब उनको थोड़ा सा अगर पुश कर दे, मान लीजिए ये दौड़ हो रही है और कुछ लोग बहुत आगे दौड़ गए हैं, कुछ लोग यहाँ पड़े हैं, अब ये इतने आगे चले गए हैं कि इनको ये यहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन है। तो इसीलिए इन सबको थोड़ा सा पुश करने के लिए आरक्षण वाली चीजें लाई जाती हैं, ये थोड़ा सा इनके दौड़ में एकदम सेम हो जाए, तब दौड़ने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये होता है कि जैसे कुछ गरीब तबकों को उन सरकार अपने हिसाब से कुछ न कुछ प्रोवाइड करके वो जो ऊपर वाले तबके हैं उनके पास पहुंचाना चाहती है। तो इसीलिए यहाँ पर उनके उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकने का प्रावधान है। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। वो आर्टिकल 19 क्या कहता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। यहीं पर कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निजी भवनों को ऊपर अगर झंडा आप फहराते हैं तो वो किस आर्टिकल के तहत आप फहराएंगे निजी भवनों के ऊपर झंडा, तो किस आर्टिकल के तहत निजी भवनों के, तो ये आर्टिकल 19A के तहत फहराएंगे या का के। 19B के तहत क्या, शांत पूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये बहुत बार पूछता है, ये नहीं सिर्फ इतना ही याद रख लेंगे कि 19 में स्वतंत्रता ये दिया गया है, नहीं, ये न याद करिए, पूरा याद करिए, क्योंकि पूरा पूछ लेता है कि 19A क्या कहलाता है। तो 19 में क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आपकी अभिव्यक्ति है, आप अपनी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो पहला वाला क्या याद रखेंगे, आप 19A क्या याद रखेंगे, आप बोलिए, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसा बोलिए कि दूसरे को बुरा न लगे, क्योंकि जैसे आपका बोलने वाला फंडामेंटल राइट है, उसी प्रकार दूसरे का भी फंडामेंटल राइट है, उसको गलत कुछ ना सुनाई दे। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो 19 एक क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये अब ये तो हम क्वेश्चन आया था यहाँ लिख दिए हैं कि निजी भवनों पर झंडा किसके तहत, 19 के तहत फहरा सकते हैं, ये 19 एक। अब यहाँ देखिए दूसरा क्या कहता है, शांत पूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब देखिए 19B क्या कहते हैं कि आप कहीं भी, जैसे अभी क्या हो रहा था, ये RO में, UPPCS में धरना प्रदर्शन हो रहा था, कहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा था, लोक सेवा आयोग के बाहर, गेट के बाहर हो रहा था। वो क्या आपकी एक स्वतंत्रता है, तभी वहां पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, क्यों, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट है। तो शांतिपूर्वक आप कर रहे थे, और कोई हथियार थोड़ी लिए थे, गोला बारूद थोड़ी लिए थे, ठीक है, तो सिर्फ डंडे उंडे पीट रहे थे। तो शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तो ये दूसरा हो गया। अब देखिए C19C क्या कहता है, या गा क्या कहता है, ये क्या कहता है, संगम और संघ सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता होगी। अब क्या कर देंगे, जब शांतिपूर्वक आप वहां पर क्या करेंगे, सम्मेलन करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर सोसाइटी बना लेंगे। देखेंगे बहुत लोग वहां पर वो कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो बहुत लोग दोस्त भी बन गए होंगे, तो बहुत लोग टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, कई लोगों का एक ग्रुप क्रिएट हो गया। तो वैसे ही मतलब जहां वहां जब धरना हो रहा था, तो अब देखिए सोशल मीडिया पे बहुत लोगों का ऐसा ग्रुप क्रिएट हो गया जो वहां पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब यहाँ पर संगम और संघ जो है वो बना सकते हैं, तो ये क्या है, 19C में बना कह सकते हैं कि कोई संघ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ये याद रखेंगे।
अब यहाँ पर क्या याद रखेंगे, सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता होगी, सी। अब यहाँ 19 होगा, 19 डी या घा पूछे तो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद और संचार के, मतलब ये क्या कह रहा है कि अपने जो भारत का ये राज्य क्षेत्र है, जितना कन्याकुमारी से कश्मीर तक और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जितना भी एरिया लगता है, आप कहीं भी फ्री हैं, चाहे जहां घूमिए। किससे घूमिए? डी से घूमिए, 19 डी से। तो ऐसे घूमने वाला कैसे याद रखेंगे? जैसे देखिए, कुछ ना कुछ ट्रिक बना लिया करिए, क्योंकि ऐसे कुछ न पूछ लेगा तो ट्रिक नहीं याद रहेगा। तो ये लिखा गया 19 डी। डी मतलब क्या होता है? ड्राइवर। जैसे आप घूमने जाएंगे तो ड्राइवर को साथ ही लेके जाएंगे ना, तो डी अगर याद रखेंगे, ड्राइवर याद रखेंगे बस, संगम। और ये ड्राइवर याद रखेंगे, और यहाँ सी याद रखना, संगम। 3 अक्षर आ रहा ना, संगम में 3 अक्षर आ रहा है, तो यहाँ क्या याद रखेंगे? संगम याद रखेंगे बस। ये पहला वाला शांति पूर्वक, तो शांति में 2 अक्षर आ रहा है, जैसे ही शांति दिख जाए वैसे बी वाला 19 बी लगा दीजिएगा, और पहला वाला तो याद ही रहेगा, वाक। और पहले बोलेंगे ही ना, फिर तो कुछ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 19 ई क्या कहता है? डी के बाद ई, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास। अब जैसे मान लीजिए आप घूमते घूमते उत्तर प्रदेश बिहार के हैं, अब चले गए आप केरला। अब आपको केरला पसंद आ गया तो क्या करेंगे? केरला में बस जाएंगे। या तमिलनाडु पसंद आ गया, तमिलनाडु में बस जाएंगे। तो ये है, कहीं भी आप रह सकते हैं भारत के क्षेत्र में। तो ये 19 ई कहता है। क्या कहता है? 19 ई कहता है। तो ये ई से कोई ट्रिक बनाइए और याद रखेंगे। डी के बाद जब ई आएगा तो वैसे याद हो जाएगा कि कहीं भी निवास कर सकते हैं, हम बस सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया अनुच्छेद जी। यफ गायब हो गया। यफ क्या था? यहाँ भी 7। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब पूरा एकदम ब्रॉड वाला पढ़ेंगे वहां भी 7 था, एक हटा दिया गया 6। और यहाँ भी 7 था, ये भी यही संपत्ति थी, जैसे यहाँ पर भी संपत्ति थी, लेकिन यहाँ या वो भी हटा दिया गया, यहाँ से भी हटा दिया गया, तो उसका छोटा भाई यहाँ चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ जब क्या हटा दिया, ई एफ हटा दिया गया, तो कौन आएगा? जी आ गया। ठीक, जी आ गया। अब देखिए यहाँ क्या, जी में क्या कर सकते हैं? कोई वृत्त, आजीविका या व्यापार, कारोबार करने का। अब देखिए जहाँ बसेंगे, केरला में बसेंगे तो ऐसे मुंह बंद करके थोड़ी वहां रहेंगे, कुछ व्यापार व्यापार करेंगे पैसा वैसा कमाने के लिए। आपका धंधा सब था यूपी बिहार में, अब वहां जाएंगे कुछ तो काम काम करेंगे ही। तो वहां पे यही लिखा गया है, कुछ आजीविका करेंगे, व्यापार करेंगे, कारोबार करेंगे, स्वतंत्रता है ये आपकी। तो ये सब करने की आपकी स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हैं। कैसे? कुछ लोग जाते हैं बिहार से दिल्ली में चले जाते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, बिहार से चले जाते हैं राजस्थान में बिजनेस कर लेते हैं। तो ऐसे ही है, आपकी स्वतंत्रता है कहीं भी। तो 19 याद रखेंगे। 19 में क्या क्या, पहला क्या है? वाक अभिव्यक्ति है। बी क्या है? शांति पूर्वक कहीं भी बैठ सकते हैं। सी क्या है? बैठेंगे तो संगम बन जाएगा, बैठेंगे तो 4 लोग मिल जाएंगे, इसके बाद आपका संगम बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, संघ बन जाएगा। सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता किस में है? सी में, 19 सी में। ऐसे पूछेगा 19 डी में क्या है, तो क्या है? राज्य क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण करने की। ई में क्या है? निवास करने की। एफ जी में क्या है? जी में क्या है? कहीं भी आप स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं बस। अब देखिए ये तो 19 आप पढ़ लिए, अब 20 आप नहीं पढ़ते हैं। तो 20 क्या करता है? 20 क्या, 20 देखिए कई बार पूछा गया है यहाँ पर, यूपीपी से 2003 में अब आया था ये वाला। ये देखिए 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो इसमें क्या है? एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार, इसमें 3 चीजें होती हैं और तीनों चीजें पूछी गई है। एक अपराध, 20 में ही ये बोल रहा हूँ, 20 में क्या बोला गया है? अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण में ये पहला बोला गया है, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा होगी। ये नहीं कि उसी अपराध के लिए 10 बार आप सजा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक अपराध के लिए एक बार ही सजा हो सकती है। दूसरा क्या है? अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा होगी। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए किसी ने आज कुछ अपराध किया, अब उसका है कि वो
आज से 100 साल पहले वाला जो कानून है उसको सजा दे रही, ऐसा नहीं कर सकते। या आज उसने जो अपराध किया, कल उस नया कानून बन गया तो उससे नहीं, जो आज है वो आज ही, चाहे कल बने, चाहे परसों बने, चाहे 10 साल बाद बने, जो जिस समय वो अपराध किया है उसी समय उसी कानून के तहत उसको सजा दिया जाएगा। चोरी की सजा क्या है? 1 साल की जेल है, 1 साल वाला ही दिया जाएगा। अब आगे चल के आप 10 साल की जेल बना देंगे कि चोरी की सजा 10 साल होगी तो उसको 10 साल में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जिस समय वो 1 साल का सजा था उसी समय वो 1 साल का ही काटेगा। तो ये दूसरा यही कह रहा है कि जो अपराध के समय जो कानून बनेगा वही आपको लागू करना है। अब देखिए यहाँ फांसी के स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये याद रखिएगा, किसी भी अपराधी को, यहाँ अपराधी लिख दीजिए, अपराधी को यहाँ फांसी नहीं होगा, अपराधी होगा। अपराधी को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने से बाध्य नहीं। देखिए कई बार होता है, इतना टॉर्चर कर देते हैं पुलिस वाले कि वो जो अगर जो नहीं किया रहता वो भी बोल देता हम किए हैं, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 21 क्या करता है। अनुच्छेद 21 क्या करता है? अनुच्छेद 21 ये कहता है, अनुच्छेद 21 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कुछ वाद भी हुए थे, तो ये वाद याद रखिए। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मलिक सिंह बनाम पंजाब 1980, हरियाणा बनाम अन्य राज्य, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्या कहता है अनुच्छेद 21, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1995 का केस है, और मेनका गांधी बनाम भारत संघ ये 1978 का केस है। तो मेनका गांधी केस याद रखेंगे, इसका डेट बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मेनका गांधी केस कब आया था, तो 1978 में आया था मेनका गांधी केस। याद रखेंगे 1978 में अनुच्छेद 21 मेनका गांधी केस से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए उन अनुच्छेद 21 में क्या क्या शामिल है, तो ऐसे ये याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्या ये शामिल है कि नहीं, क्या ये शामिल है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पहला देखते हैं, अपने पसंद के व्यक्ति से शादी का अधिकार है। अपने पसंद का व्यक्ति जो होगा उससे आप शादी कर सकते हैं, ये एक भी याद रखेंगे। आपको, आपके पास ये फंडामेंटल राइट है कि आप जिससे चाहें, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, किसी से भी शादी कर सकते हैं। और मेरी बात माने, अगर आप सक्सेस हो जाइए तो हमेशा एक ही काम किया करिए, जब अगर आप सक्सेस हो रहे हैं तो अपने कास्ट में ना शादी करिए, किसी दूसरे कास्ट में शादी करिए। अभी अगर आप नहीं सक्सेस होंगे तो करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी सोसाइटी की, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाइएगा तो अपने कास्ट में अगर शादी आएगा तो उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा, दूसरे कास्ट में शादी करिएगा। इससे क्या होगा, जो कास्ट वाला सिस्टम भारत में चल रहा है जिससे हमारा भारत पीछे हो जा रहा है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे जैसे आप अधिकारी बन गए, डीएम एसडीएम बन गए, कुछ भी, तो क्या करेंगे करेंगे फिर आपको कोई समाज में बोलने वाला नहीं रहेगा, तो वो फैशन बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये जरूर करिएगा। अगर आप सक्सेस हो जाइएगा तो अपने कास्ट में शादी मत करिएगा, दूसरे कास्ट में करिएगा। और क्या, अपने देश के लिए करिएगा, क्योंकि इससे अपने देश का ही भला होगा। तो अपने पसंद के व्यक्ति से शादी का अधिकार होगा। ये हदिया केस 2017 में आया था कि कोई व्यक्ति अपने पसंद की शादी कर सकता है। शीघ्र विचरण का अधिकार होगा, यही अनुच्छेद 21 में। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार होगा। जैसे क्या हुआ, किसी को ले जाके एकांत में, या पुलिस ही ले जाके उसको एकांत जेल में डाल दी, वहां पर कोई नहीं रह रहा है, तो वो भी वो कह सकता है हमको क्या कीजिए, हमको जहां सभी कैदी हैं वहां रखिए, तो ये भी अधिकार है उसका। अब यहाँ पर देखिए, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं जल्दी से मरना ही चाहता हूं, जब मुझे फांसी होगी है तो मुझे क्यों, मतलब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो मुझे फांसी दे दी जाए, मैं मर जाऊं, तो वो कह सकता है कि हमको फांसी दे दीजिए जाए, हम मर जाएं, आप विलंब ना करिए, तो ये उसका अधिकार है। विदेश यात्रा का अधिकार, ये मेनका गांधी वार्ड 1978 में भी ये भी आया था। अच्छी सड़कों का अधिकार होगा, आपके पास अच्छी सड़कें नहीं है, ये आपका अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत, 21 के तहत आप मांग सकते हैं सरकार से कि हमारे यहाँ अच्छी सड़कें बनवाइए।
स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार होगा। आपको ये अधिकार है कि आप जो दिल्ली में आप रह रहे हैं, देख रहे हैं दिल्ली में कितनी प्रदूषण है, उससे आपको सरकार से कहने का अधिकार है कि हमको ये प्रदूषण नहीं चाहिए। जीवन रक्षा का अधिकार है, अपना खुद का जीवन का रक्षा का अधिकार है। निजता का अधिकार, पुट्टा स्वामी केस 2017 में जो आया था, निजता का अधिकार, इससे पुट्टा स्वामी केस याद रखिएगा। राइट टू प्राइवेसी, जीवन रक्षा का अधिकार, ये तो है ही है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न जो होता है उससे बचने का अधिकार, तो ये है आर्टिकल 21, तो ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अनुच्छेद 21 में मृत्युदंड नहीं आता, ये याद रखेंगे। अनुच्छेद 21 में मृत्युदंड नहीं आता, ये नहीं कह सकते कि हमें मरना है, ये सुसाइड, ये धारा 300 जो सेक्शन 309 नहीं चलता है, ये गलत है, ये धारा लग जाएगी अगर ये कहेंगे कि हमको मरना है, तो ये सुसाइड नहीं, तो ये याद रखिएगा धारा 309 लग जाएगा। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, मृत्युदंड नहीं बात करता, ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल 21A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शामिल, संसद ने इसके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु अधिनियम 2009 लागू किया। तो ये यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि 86वां संविधान संशोधन कब आया, तो ये 2002 में आया। 21A से संबंधित है, ये क्या है, देखिए संसद ने इसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किया था। 6 से जो 9 वर्ष के बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, संसद ने इसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का। चलते हैं, ये तो हो गया। अब देखिए आर्टिकल 22, निरोध एवं गिरफ्तारी के लिए संरक्षण, ये भी देखिए ये क्या होता है। निरोध और गिरफ्तारी के लिए इसमें क्या करा है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला क्या है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में ले लिया जाता है, कारण बताना होगा किस प्रकार से हिरासत में लिया गया है। दूसरा कह रहा है 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के समय पेश करनी होगी। उसको क्या कहा, मजिस्ट्रेट के समय पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर अगर हिरासत में ले लिया गया है। ये याद रखें। अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा, तो ये भी याद रखेंगे, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा इसमें। अब यहाँ देखिए, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है, तो ये याद रखिएगा, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम 3 माह तक बंदी। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक बार, कितने माह तक बंदी बनाया जा सकता है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के द्वारा, तो 3 माह तक बंदी बनाया जा। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ कानून आया था इसी अनुच्छेद 22 से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन चीज़ें पढ़ाई जाती है वो नेक्स्ट लेवल का पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि सिंपल चीज़ें पढ़ा दिया जाए और वो आएगा नहीं। ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आईएएस के लेवल का एकदम पूरे पढ़ा रहा हूँ, आईएएस का क्वेश्चन देखेंगे आप सब कुछ कर देंगे। देखिए यहाँ से निवारक निरोध से संबंधित कुछ अब तक की गतिविधियां हुई थी, कुछ कानून लाए थे, जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950 आया था, एक मीसा आया था, याद रखेंगे। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा आया था 1971 में थी। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मीसा कब आया था, 71 में आया था लेकिन 78 में इसको समाप्त कर दिया गया था। एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है जो भी है 1980 में आया था। आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियां निरोधक कानून टाडा भी आया था जो 1995 में समाप्त कर दिया गया था, टाडा भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रहे। अब देखिए यहाँ पोटा भी आया था, पोटा एक्ट 2002 में आया था और 2004 में समाप्त कर दिया गया था पोटा एक्ट, ये याद रखेंगे। ये मतलब मीसा याद जरूर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। तो यहाँ पर देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार देखते हैं, यहाँ पर आर्टिकल 23 और 24 की बात यहाँ पर हम करेंगे, तो 23 और 24। अब देखिए दोनों याद रख लेंगे, यहाँ पेपर में वहाँ पर क्या पूछेगा कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कौन सा नंबर का अधिकार है, तो ये 22-23 है। तो 23 में क्या कहता है और 24 में, वो सॉरी 22-23 में 23-24, 23 में क्या कहता है और 24 में क्या कहता है, इसको देखेंगे। मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम पर प्रतिषेध है, 23 कहता है। 24 क्या करता है, बालकों के नियोजन का
कारखानों में प्रतिषेध 14 वर्ष से कम। अगर लड़का 14 वर्ष से कम होगा, अगर कारखानों में काम करेगा, कहीं पे काम कर रहा है, तो वो गलत है कानून के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ कैसे याद रखेंगे, 24 लिखा गया है, लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ भी 4 आ रहा है। तो 24 जैसे आए वैसे आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 14 वर्ष का जो बालक है, जैसे 24 कोई हम मैं पूछूं आपसे 24 क्या है, तो आपके दिमाग में 4 आ गया, 4 से याद रख लीजिएगा कि हाँ जो 14 वर्ष का बालक है उससे कम अगर बालक है कहीं काम कर रहा है तो वो क्या किया जाएगा, वो गलत होगा। और 23 क्या है, मानव के दुर्व्यापार, तो याद रखेंगे यहाँ हमेशा मानव वर्ड आएगा सामने, ठीक है। तो 3 अक्षर का ये है, 3 अक्षर का ये, तो मानव के दुर्व्यापार, जैसे मानव का व्यापार भी किया जाता है ना, और बालासलम मतलब कई ये, तो ये भी बालाश्रम पर भी प्रतिषेध किया जाएगा। तो 23-24 दोनों ही याद रखिएगा। शोषण के विधि देखिए बच्चे काम कर रहे हैं, ये गलत है। अब यहाँ पर देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कब कहता है, 25 से 28 के बीच में कहता है। 25 से 28 के बीच में क्या कहता है, 25 क्या कहता है, अंतःकरण के और धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। अब देखिए जो 25 में हिंदू शब्द किन किन लोगों के लिए लिया जाता है, हिंदू शब्द एक तो हिंदू होता ही है, बौद्ध के लिए लिया जाता है, जैन के लिए लिया जाता है, सिख के लिए भी हिंदू शब्द रखा गया है। ये क्वेश्चन आया था तो वहां पर ऑप्शन में पारसी था, पारसी हिंदू शब्द के लिए नहीं आता, ये याद रखेंगे। बौद्ध आएगा, जैन आएगा और सिख आएगा। और यहाँ पर देखिए सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है, आर्टिकल 525 के तहत। तो सिख किस के तहत कृपाण धारण कर सकते हैं, तो सिख आर्टिकल 25 के तहत कृपाण धारण कर सकते हैं। ये आपका हो गया। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों की प्रबंध स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 27 क्या करता है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संज्ञान में स्वतंत्रता होगी। मतलब अगर आपको अपने धर्म को आगे बढ़ाना है तो उसमें कर ना दे तो चलेगा, ठीक है। तो 27 ये कहता है। 28 या क्या कहता है, यहाँ मैनेजमेंट की स्वतंत्रता होगी 26, ठीक है। तो ये और 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी। जैसे कहीं पे धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है, कहीं प्रवचन हो रहा है या मदरसे में कुछ हो रहा है, तो वहां पर आपको स्वतंत्रता होगी, आप जा सकते हो वहां पे, ठीक है। तो बैटरी थोड़ा सा लो गया, ये 28 ये कहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब कौन सा हमने पढ़ा, 25, 26, 27, 28। 25 हमेशा याद रखिएगा, जो मान सकता, खुद खुद से माने, कोई भी धर्म माने उसकी वो स्वतंत्रता है। 26 क्या कहता है, अपने धर्म का मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता होगी। 27 क्या कहता है, जो कर से रिलेटेड है उसमें स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है। 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित आप हो सकते हैं, कहीं पे प्रवचन वचन हो रहा वहां पर जाके सुनिए, कोई नहीं बोलेगा। यहाँ कह रहा है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। क्या 29 कौन कहता है, 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्ग जो होगा उसके हितों का संरक्षण होगा। और ये क्या कहता है, 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। ये क्या है, जैसे अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की, जैसे देखते नहीं है कि बहुत से क्रिश्चियन बाहर से आते हैं, वो अपना बहुत से स्कूल खोल लिए, सेंट जोसेफ, सेंट पीटर्स, तो बहुत से ऐसे स्कूल खोल लिए हैं, तो उनको इसी आर्टिकल के तहत ये खोलने का वो मिला है, नहीं तो बाहर के लोग थोड़ी आ पाते यहाँ पर खोलने। आर्टिकल 30 के तहत ही मिला है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, लिखा ही गया ना, शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। तो वो देखिए हर मतलब हर आप देखेंगे हर सिटी में 3-4 क्रिश्चियन स्कूल खुले हैं, 3-4 तो मैं कब, बड़े सिटी में तो और खुले हैं। तो ये इसी आर्टिकल 30 के तहत, अगर आपसे आप पूछे कि आपके बगल में जो सेंट जोसेफ स्कूल है या कोई भी आपके बगल में स्कूल होगा वो किस आर्टिकल के तहत खुला है, आप कहेंगे आर्टिकल 30 के तहत। आर्टिकल 30 में दिया गया है, फंडामेंटल राइट है इनका, ठीक है, दिए याद रखें। 29 क्या कर रहा है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, सरकार संरक्षण करेगी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का, आर्टिकल 29 कहता है। अब देखिए यहाँ पर
अब देखिए कुछ आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं और कुछ आर्टिकल जो हैं सिर्फ मतलब दोनों लोगों को प्राप्त हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त कौन से प्रमुख आर्टिकल हैं। तो कौन से जो है भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 27 है, धर्म से रिलेटेड है, 28 है तो वो सब भी धर्म, विदेशियों के लोग भी अपना धर्म, अनुच्छेद 26 है, अब 32 भी है, ठीक है, यहाँ भी चाहे उनका भी फंडामेंटल राइट और वॉलेशन होगा तो भी जा सकते हैं। 14 है, 20 है और 21 है, ये देखिए 22 है, 23 है और 24 है। 24 और 23 अभी देखिए कई, मान लीजिए अंग्रेज का कोई बच्चा आया और उसको लगा दिया गया फैक्ट्री में, 14 साल से कम है तो आर्टिकल 24 के तहत उसका वॉलेशन तो हुआ। 23 क्या है, कोई भी बच्चा होगा उसका बालाश्रम ये सब नहीं कर सकते। अब देखिए जो केवल नागरिकों को प्राप्त है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, अगर इसको याद कर लेते हैं तो इसको नहीं याद करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ क्या क्या करा है, जो केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, जो आप जैसे आप भारत के नागरिक हैं आपको ही जो प्राप्त है वो कौन है, 15। 15 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, जाति धर्म भेदभाव ये नहीं किया जाएगा, तो ये क्या है 15। और 16, 16 क्या कहता है, जो अवसर की समानता होगी वो सबके सेम होगी। अब ये नहीं कि ये विदेश वाला आ जाए, यहाँ पे क्या किए, कोई फॉर्म निकल रहा है, वो पाकिस्तान से चले आए सब लोग यहाँ पर डाल दिए, अमेरिका से चले आए ये फॉर्म डाल दिए उसका पेपर, तो ऐसा नहीं है। देखते हैं ना जब फॉर्म भरते होंगे कि आप नेपाल से, नेपाल वालों को कुछ छूट मिली है यहाँ पर अपने भारत में, नेपाल में, तो नेपाल वाले कुछ यहाँ डालते नहीं फॉर्म, तो याद रखेंगे 15 और 16 ये सिर्फ नागरिकों के लिए पर्याप्त है भारतीय। इसके बाद 19, 19 भी सिर्फ नागरिकों के लिए, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता ढेर सारी दिया है, तो ये 19 सिर्फ भारतीयों के लिए, और 29 और 30 ये भी सिर्फ नागरिकों के लिए ही प्राप्त है, मतलब जो यहाँ का नागरिक है उसी को ही प्राप्त है 29 और 30। तो कैसे याद करेंगे, 15 याद रखेंगे, 16 एक साथ याद रखेंगे, बीच में यहाँ 19 कर दीजिए, फिर 29 और 30, तो ये ऐसे याद कर लीजिए, 15 16 बीच में 19, नीचे फिर 2 कर दीजिए, 29 30। तो ये क्या है, धार्मिक, ये सिर्फ नागरिकों के प्राप्त है, केवल नागरिकों के मूल अधिकार, ये हो गया। अब देखिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर मूल अधिकारों के निलंबन कौन थे, देखिए जब राष्ट्रीय आपात इमरजेंसी लग जाती है तो क्या 19 स्वतः निलंबित हो जाता है अपने आप, इसको निलंबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिया जाता है। 19 तो अपने आप निलंबित होता है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो खुद ही चला जाता है, कहता है हम जा रहे हैं, स्वतंत्रता गायब। अब कौन है, जो ये 19, ये 20 और 21 है, इसको छोड़कर, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा इमरजेंसी के टाइम जो मूल अधिकार है वो नहीं निलंबित होता, तो 20 और 21 याद रखेंगे। कौन सा, 20 और 21 ये नहीं निलंबित होता है। मौलिक अधिकार राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित नहीं हो सकते, तो ये भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। एक वहाँ क्वेश्चन कहा था, क्या मौलिक अधिकार राष्ट्रपति की इच्छा पर ये निलंबित हो जाए, नहीं, जब इमरजेंसी लगेगी तभी, नहीं तो राष्ट्रपति सुबह उठ रहा है, कह रहा आज आज सबका मौलिक अधिकार निलंबित कर देते हैं, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ, कोई नहीं लॉजिक हुआ। जब पार्लियामेंट में पास होगा कि हाँ इमरजेंसी लगवाना है, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो जब इमरजेंसी लग जाएगा तब जाके सब, क्योंकि फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक मनुष्य का, तो ये नहीं कि उसकी इच्छा पर कितना भी पावरफुल राष्ट्रपति हो जाए लेकिन उसकी इच्छा पर नहीं होता जब तक इमरजेंसी ना लगे, तो यही याद रखेंगे, ये गलत है। ये कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को आपको, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को बताता हूँ कि ताकि कुछ बारीकी से भी कहीं से कुछ पूछ ले तब भी आपको याद हो जाए। इच्छा वर्ड लिखा रहे तो गलत काट दीजिएगा, और अगर ये इमरजेंसी लिखा रहे सब सही लगे। अब देखिए यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करें, अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन पर पाबंदी लगा दी गई थी। अनुच्छेद 32 क्या कहता, तो संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ये अनुच्छेद 32 कार्य करता है। किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, ठीक है, तो वो अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार निलंबित हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब
अब यहाँ रिट देखते हैं। जो रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, उसको देख लेते हैं कि ये रिट किस प्रकार से काम करते हैं। आज आपको यहाँ पर पूरी तरह से पता चलेगा कि ये रिट कैसे कार्य करते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाइबियस कॉर्पस। अब देखिए इसमें होता क्या है। आपके पेपर में क्या आ जा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया रहता है या दिया रहता है उसके सामने टू हैव द बॉडी ऑफ। तो ये याद रखेंगे, वहां पर दिया रह सकता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो ये वर्ड याद रखेंगे, बंदी पत्ते। अच्छा इसमें होता क्या है, एमपी पीछे 1993 में यही क्वेश्चन आया था कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच होता है। तो याद रखेंगे जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच होता है। इसका मतलब क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत करना। अब शरीर को प्रस्तुत करने से क्या मतलब होता है, देखिए जो शरीर का प्रस्तुत करने से मतलब है, जैसे किसी को पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसको क्या कहता है, इसी बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा जाता है कि उसको कहां पर, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। तो याद रखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण में शरीर को प्रस्तुत करने का मतलब है किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया गया है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। इसीलिए यहाँ पर वर्ड बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में शरीर को प्रस्तुत करना, या टू हैव द बॉडी ऑफ। तो इसको याद करने का ट्रिक यही है, अगर बंदी बनाएंगे तो उसको शरीर को कहाँ ले जाएंगे, न्यायालय के पास। ये याद रखेंगे, बंदी शरीर को न्यायालय के पास ले जाएंगे। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, मैंडमस। मैंडमस याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, परमादेश। ये आदेश देता है परमादेश। अब इसमें क्या होता है, हम आदेश देते हैं, यहाँ पे वर्ड में लिखा गया है ना आदेश या मैंडमस। तो मैंडमस कहीं लिखा रहे या आदेश, तो बी कमांड याद रखिएगा। कहाँ पे, बी कमांड याद रखिएगा, या इसी में वर्ड देख लीजिए आदेश लिखा गया है। हिंदी वाले में देखेंगे अगर आदेश लिखा गया है या मैंडमस लिखा गया है तो बी कमांड वहां पे ऑप्शन आ सकता है। एक बार यही ऑप्शन दिया था, हाइबियस कॉर्पस के आगे दिया था टू हैव द बॉडी ऑफ लिखना था, लिखा था। परमादेश के आगे बी कमांड ऑप्शन दिया था। तो आपको वहां बताना होगा कि मंडमस मतलब बी कमांड वाला होता है। अब इसमें क्या होता है, इसको जागृत काल कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, सोए हुए अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने हेतु जगाता है। इसमें जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, न्यायालय उनको रिट जारी करता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है, तो वो क्या है, या आप कार्य ही नहीं कर रहे हैं। तो ये न्यायालय आदेश देता है कि जो सार्वजनिक अधिकारी हैं उनके संबंध में, तो उनके कार्यों को नकारने, कार्यों को उसमें के संबंध में ये आदेश देता है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए प्रतिषेध क्या है, प्रोबेशन क्या होता है, रोकना या अधीनस्थ न्यायालय का लेख। इसमें क्या होता है, जैसे कोई उच्च न्यायालय है अपने अधीनस्थ न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट से, या हाई कोर्ट है वो जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिले में, वो उनको के द्वारा अगर कोई चीज मतलब कोई आदेश जारी किया गया है तो उसको रोक सकता है। ये याद रखेंगे, ये मतलब जो ऊपर वाला न्यायालय है छोटे वाले नीचे नीचे वाले न्यायालय के उसको रोक सकता है। तो ये क्या होता है, प्रोविजन। इसीलिए यहाँ प्रोविजन लिखा गया है, रोकना। तो इसमें क्या होता है, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को अपने अन्य क्षेत्र से न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए जारी करता है। तो ये याद रखेंगे। प्रतिषेध, यहाँ प्रतिषेध लिखा है ना, मतलब रोकना, ऐसे याद रखिएगा। या प्रोहिबिट ऐसे लिखे, प्रोहिबिट से याद कर लीजिएगा इंग्लिश वाले। तो तीनों हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये होता है उत्प्रेषण, वारंट। इसको पोस्टमार्टम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है। पोस्टमार्टम किसको कहा है, उत्प्रेषण। ये क्यूरियोसियर, ये सर्टियोरिक को किसको कहा जाता है, या उत्प्रेषण करिए या सर्टियोरी कहिए, इसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है या पूर्णतः सूचित किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक उच्च न्यायालय जो होता है अपनी निचली अदालत को उसको जो आदेश होता है उसको सूचित करता है, उसको बताता है कि ऐसे से है। तो ये याद रखेंगे। और इसका अंतिम आदेश क्या होता है, उसको रद्द करने के लिए भी जारी किया जाता है। इसमें भी सर्टियोरी में अधिकार परीक्षा क्या होता है, देखिए अधिकार परीक्षा क्या होता है, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में दायर दावे के लिए जारी किया जाता है। तो ये याद रखिएगा,
ये सार्वजनिक कार्यालय मतलब अधिकार और परीक्षा वारंट के साथ इसको दिया जाता है। सॉरी, जुकाम हो गया है बार बार। तो ये यहाँ पे क्या होता है, सार्वजनिक कार्यालय के लिए जारी किया जाता है। मतलब लेकिन एक बात इसमें याद रखिएगा, इसको किसी मंत्री परिषद के खिलाफ नहीं जारी किया जाता है। याद रखेंगे क्या, इस मामले को किसी मतलब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नहीं, मतलब जैसे कोई मंत्रित्व कार्यालय है वो या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जाता है। ये अधिकार परीक्षा हमेशा सार्वजनिक के लिए जारी किया जाता है, निजी के लिए नहीं जारी किया जाता। तो ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या है, संपत्ति के मूल अधिकार का लोप कर दिया गया था। 44वां जो संविधान संशोधन 1978, ये कैसे याद करेंगे, 1978 यहाँ लिखा गया है। अब देखिए 4 और 4 4 4 जोड़ेंगे 8 78 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 8 आ जाएगा। 4 4 जोड़ने के बाद लास्ट में 8 आ जाता है ना, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। 44वां संविधान संशोधन 78 में इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। इस समय कौन से थे, मोरारजी सरकार की पार्टी मतलब सरकार थी और जनता पार्टी शासन कर रही थी। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। अब 300 ए जोड़ दिया गया है जो कि ये विधिक अधिकार है। आपके ऑप्शन में विधिक अधिकार दिया रहेगा कि क्या ये संपत्ति के अधिकार विधिक अधिकार है। हाँ, ये विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार भी ऐसे है एक विधिक अधिकार। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में संविधान के नागरिकों को प्रत्यक्ष नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया जाता है। तो 2005 का नियम आया था, उसी के तहत ये प्रदान किया जाता है। एक और देखिए, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन संसद में पारित किया गया था 1976 में। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, कब पारित किया गया था, 1976 में। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कोई धार्मिक संप्रदाय समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो अधिकार प्राप्त करता है। कैसा अधिकार वो प्राप्त करता है, जैसे अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो भारत में किस प्रकार के अधिकार आपको प्राप्त करते हैं। तो वहां आईएएस में ये क्वेश्चन आया था किस प्रकार से, तो किस प्रकार से याद है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना वह संचालन कर सकता है। जो अभी हमने आगे ही बताया कि शैक्षणिक संस्थान जैसे क्रिश्चियन स्कूल नहीं होते, उसकी स्थापना करते हैं, उसके संचालन करते हैं। प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ, ये देखिए 2006 में आया था 15 पॉइंट प्रधानमंत्री का, तो वही दिया था। तो जो प्रधानमंत्री का कार्य मतलब 15 पॉइंट है उसमें ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। और वहां पर एक ऑप्शन और दिया था, कौन सा ऑप्शन दिया था कि जो ये अल्पसंख्यक हैं इनको अलग से सीटें दी जाए। लेकिन अब तो 104वां जो अमेंडमेंट आया उसके तहत समाप्त कर दिया गया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो ये याद रखेंगे दोनों। अब देखिए डीपीएसपी की बात करते हैं। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या कहा, मौलिक अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकार वो वाद योग्य होते हैं और डीपीएसपी जो होता है ये अवाद्य योग्य होता है। दोनों ही अंतर समझिएगा, बार बार यही पूछा जाता है कौन सा वाद्य योग है कौन सा अवाद्य योग है। और ये जो क्या है आपका मौलिक अधिकार वो परिवर्तनीय है। और ये जो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक है ये परिवर्तनीय नहीं है। यहाँ लिखा गया देखिए, ये आईएएस 2009 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, क्या न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, परिवर्तनीय मतलब इनफोर्सेबल, इसको इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश से ज्यादा समझ में आएगा। इनफोर्सेबल मतलब इसको फोर्स के थ्रू न्यायालय से नहीं लगवाया जा सकता कि हमारा ये काम नहीं कल्याणकारी कार्य सरकार नहीं कर रही है तो इसको लगाइए, नहीं आप लगवा सकते। तो यही याद रखिएगा, ये परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी अवाद योग्य है। ये दो वर्ड याद रखेंगे, एक ही याद रख लीजिए। अगर मौलिक अधिकार याद रख लीजिएगा वाद योग्य, और ये मौलिक अधिकार याद रखिएगा परिवर्तनीय। तो ये दोनों ही आपको याद हो जाएगा। तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, वाद में अवाद यहाँ जोड़ दीजिएगा डीपीएसपी में, और यहाँ पर परिवर्तनीय यहाँ नहीं लिख दीजिएगा पीछे, एक में आगे जोड़ दीजिएगा एक पीछे जोड़ दीजिएगा, बस आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर भाग 4 में, उसमें भाग 3 में था, ये भाग 4 में 36 से 51 तक है। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया था। वो कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था, यूएसए से। इसका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी भावना। 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को प्राप्त करना। ये पूछा गया था
किसका काम है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को प्राप्त करना किसका काम है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का काम है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र प्राप्त करना। अब यहाँ पर देखिए, सकारात्मक गैरवाद योग्य है, गैरवाद योग मतलब अवाद योग या गैरवाद योग, पढ़िए एक ही है। अब ये आर ओ 2013 में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, ये राज्यों को दिया गया निर्देश है ताकि विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू कर सके आईएएस 2020 पे। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? ये राज्यों को निर्देश देता है कि जब आप कानून बनाइए तो ये राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, डीपीएसपी है, इनको लागू करिए ताकि लोग इसका लाभ उठा पाए। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए क्या कहता है, नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व से संबंधित प्रमुख संशोधन यहाँ पे हुए थे। कौन कौन से संशोधन हुए थे? पहला संशोधन अनुच्छेद 19 का जोड़ा गया था। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया था। आर ओ 2014 में यही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए मेरे चैनल पर जो भी आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जो भी सिलेबस पढ़ाए जाएंगे, सभी कुछ आर ओ यूपीपीसीएस और बीपीएससी आईएएस इसी सब के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाते हैं। ये नहीं कि मैं पूरी यहाँ पे जितना भी एग्जाम होता है सब कुछ ला देता हूँ, सब एग्जाम नहीं। हाँ, ये जो मैं पढ़ाता हूँ ये सभी एग्जाम में काम आता है, लेकिन डायरेक्टली जो पढ़ाया जाता है वो आपके सिविल सर्विसेज से ही रिलेटेड पढ़ाया जाता है। जो क्वेश्चन आए रहते हैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ लिखा जाता है। जो आप 20-30 साल में जो पिछला पूछा गया है या आगे पूछे जाने की संभावना है, उसी सब से ये लक्ष्मीकांत के बहुत सारे यहाँ पे आपको फैक्ट मिल जाएंगे। तो प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा ये सब बनाने में हमको थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन तो आप सब कर देंगे तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ हाँ ये सब आपके लिए लाना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, आर्टिकल 43 का और 43A उद्योगों के प्रबंध में कामगारों को भाग लेना, ये भी किस में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो 39 का जोड़ा गया था, ये याद रखेंगे। और ये क्या कौन सा जोड़ा गया था? 43A, 43A या का, ये भी जोड़ा गया, का याद रखिए या ए। तो 43A भी जोड़ा गया था, 39A भी जोड़ा गया था। दोनों क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के में का भाग लेना, ये जोड़ा गया था। जो समान निःशुल्क और विधिक सहायता 39A में। और ये 48A भी जोड़ा गया था। 30 में क्या जोड़ा गया था? पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन। ये देखिए यहाँ पर हमने एक फिगर भी लिया है। आर्टिकल 48A क्या कहता है? ये पर्यावरण को आप बचाएंगे। तो ये भी है, क्योंकि इस समय पेड़ और सब काट रहे थे तो सरकार ने सोचा एक ये लेते आते हैं। तो क्या है? 48A का है दिया गया 1976 में, तो ये याद रखेंगे। अब एक चीज और है, 86वां संविधान से 86 संविधान संशोधन 2002 में जो आया, उसमें अनुच्छेद जो 45 की बात किया गया था, इसमें क्या किया गया था? राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था की और देख रेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। वहां पर कितना था? मौलिक अधिकार में 6 से 14 वर्ष का था। यहाँ ये एज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एज से भी पूछ लिया गया है। और ये 6 वर्ष से कम, तो मतलब अगर 14 वाला आपका यहाँ पर एक स्केल बनाता हूं तो ये 6 से 14 वाला हो गया, और ये यहाँ से 6 से ये नीचे यहाँ हो गया, मतलब 1 से लेकर 6 तक ये कहाँ पे जाएगा? ये डीपीएसपी में जाएगा। और ये वाला कहाँ पे जाएगा? ये वाला 6 से 14 ये फंडामेंटल राइट में जाएगा। तो याद रखेंगे, ये 6 से 14 अगर कहे तो कहाँ पे जाएंगे? फंडामेंटल राइट पे जाएंगे। अगर 1 से 6 कहे तो ये डीपीएसपी में जाएंगे। तो 6 वर्ष से कम आयु के यहाँ लिखा गया है बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। ये है 86वां संविधान संशोधन है। आर्टिकल 45 के तहत ये बोला जाता है। 97वां संविधान क्या का संशोधन अधिनियम 2011 आया था। इसमें सहकारी सोसाइटियों की स्थापना की बात किया गया है। 2011 में यही क्वेश्चन आया था कि सहकारी सोसाइटियों की स्थापना की बात कहाँ किया जाता है? तो 97वां संविधान संशोधन होता है, उसी में सहकारी समितियों की स्थापना की बात किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत है डीपीएसपी है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक समाजवादी भागों में बांटा गया है, जो सामाजिक तत्व होते हैं। एक बांटा गया है
गांधीवादी और एक है उदारवादी। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया जाता है कौन समाजवादी है, कौन गांधीवादी है, कौन उदारवादी है। तो अब हम चलते हैं एक एक देख लेते हैं। जुकाम हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में हो रहा है। हम देखिए समाजवादी देख लेते हैं तत्व। समाजवादी क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन इसमें किया गया है। अब देखिए यहाँ पर उद्योगों के प्रबंध और कामगारों के भागीदारी, ये देखिए 43 का अगर पूछा जाए तो किसमें आता है? समाजवादी। तो आप वो ये भी याद रखेंगे कि कौन सा आर्टिकल ये पूछा। तो 43 का अगर आपसे पूछे कि ये क्या कहता है? उद्योगों के जो मैनेजमेंट होता है उसमें जो कामगार होते हैं, लेबर होते हैं, उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। तो ये 43 का बोलता है। 39 का बोलता है, 39 ये क्या बोलता है? ये बोलता है सभी नागरिकों को जीविका को प्राप्त या साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान जोड़ा गया इसमें। ठीक है, तो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किसमें जोड़ा गया? 39 का में या 39A में जोड़ा गया, ये याद रखिएगा। अब 39B में क्या जोड़ा गया? खा में क्या हुआ? भौतिक संसाधनों का सम वितरण, जितने भी भौतिक संसाधन है उसको सब जगह समान वितरण किया जाए, ये नहीं कि किसी एक को सबसे ज्यादा दे दिया जाए। 39B, 39D गा क्या बोलता है? मतलब ABC क्या बोलता है? तो C बोलता है 39C इसको होना चाहिए। होना मतलब हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में 39C। धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण रोकना, आईएएस 2021 में यही क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो धन और उत्पादन, जैसे देखते हैं ना, बहुत लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, बहुत लोग गरीब ही रहते हैं। बहुत लोग 500 रुपये उनके पास नहीं होता और बहुत लोग 5,000 करोड़ रुपए रखे बैठे हैं। तो क्या है? यही इसमें 39C या 39 में यही बोलता है कि धन का संकेंद्रण रोकना। लेकिन कहाँ रुकता है? 39 क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 39 या डी, का ऐसे नहीं होता, का खा गा घा, तो ये डी पे आता है। तो ये याद रखेंगे। ये जो समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? 2012 में पूछा गया था यूपीपीसीएस में। बालकों को सुम कुमार और दुरुपयोग न देना, ये याद रखिएगा। अंग क्या है? कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का। बालकों के ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो पढ़ लीजिएगा। जो जो काम करते हैं लेबर, उनके स्वास्थ्य की बात कर रहा है, ठीक है, और शक्ति की बात कर रहा है। तो ये याद। अब देखिए अनुच्छेद 21 क्या होता है? वो 41 क्या होता है? कुछ दशाओं में रोजगार व शिक्षा लोक सहायता प्राप्त, लोक सहायता का अधिकार। तो 41 ये कई बार पूछा गया है कि यूपी परिषद 2001 में भी पूछा गया है कि कुछ दशाओं में रोजगार और शिक्षा पाने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 41 में। 42 में क्या है? काम की न्याय संगत और मनावोचित दशा और प्रसूत सहायता। जैसे काम की एक न्याय संगत होना चाहिए, ये नहीं कि आपको 15 घंटा 20 घंटे काम करवाया जा रहा है। उसका एक इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। और ये और वैसे भी जो औरतें हैं उनके लिए अलग से सब कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो ये क्या है? आपका अधिकार है, यह अनुच्छेद 42 कहता है। कर्मकारों को उचित मजदूरी, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपके पेपर में, आईएएस में पूछा गया था कि ये जो मनरेगा कार्यक्रम है कौन से आर्टिकल के थ्रू संचालित की जाती है, या कौन से आर्टिकल के थ्रू वो पूरा हो जाता है? तो कौन सा? आर्टिकल 43। मनरेगा का काम किससे होता है? आर्टिकल 43 से होता है, ये याद रखेंगे। मनरेगा जो चल रहा है, जैसे कोई भी आपके आस पड़ोस में आप मनरेगा काम करे तो उसको बताइए आपको सरकार किसके तहत, कौन सा आर्टिकल के तहत आपको ये रोजगार दिया गया है? तो आर्टिकल 43 के तहत ये आपको रोजगार दिया गया है। हाँ, आईएएस 2013 में ये क्वेश्चन आया था कि जो डीपीएसपी होता है ये देश के शासन का आधारभूत होता है। तो डीपीएसपी क्या होता है? देश के शासन का आधारभूत होता है, ये भी याद रखेंगे। अब ये कितने थे? समाजवादी। सिर्फ अगर समाजवादी इस पर देख लीजिएगा और ये आर्टिकल जरूर याद करिएगा, क्योंकि आर्टिकल से यहाँ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो जो आर्टिकल आप मत भूलिएगा, वो कौन कौन सा है? ये 39A याद रखिएगा, जिसमें कानूनी सहायता है। और ये घा याद रखिएगा, डी 39D, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये याद रखिएगा, मत भूलिएगा। और गा, धन का उत्पादन और साधनों का
उत्पादन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना है, ये क्या है, गा वाला है ये। और 41 वाला कुछ दशाओं में रोजगार और शिक्षा पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 42 ये मतलब याद कर लीजिएगा हर एक आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 47, समाजवादी में 47 भी आता है और 43 खा भी आता है। 43 खा क्या है, सहकारी सोसाइटियों का स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोड़ा भी गया था। सहकारी सोसाइटियों की स्थापना, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ 43 खाना 2011 में संशोधन करके 97वां संशोधन था, उसी के तहत ये जोड़ा गया था। 43 खा सहकारी सोसाइटियों की स्थापना की बात करता है। अब ये देखिए अनुच्छेद 47 क्या कहता है, पोषण स्तर और जीवन स्तर में लोक स्वास्थ्य। यहाँ पे अगर पूछता है कि मादक पदार्थों पर रोक कौन सा आर्टिकल लगाता है, तो मादक पदार्थों पर आर्टिकल रोक कौन सा लगाता है, 47। जैसे कुछ लोग शराब पीते ये पीते हैं तो उस पर रोक कौन लगाएगा, ये 47 ही लगाता है। तो याद रखेंगे ये 47 ही लगाता है, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन ये भी बनता है, कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है प्रस्तावना में और डीपीएसपी, ये दोनों में पाया जाता है। कल्याणकारी का विचार फंडामेंटल राइट में नहीं पाया जाता, इतना याद रखेंगे। कल्याणकारी राज्य का विचार सिर्फ दो में पाया जाता है, एक प्रस्तावना प्रियम्बल में और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पाया जाता है, इसी दोनों जगह पाया जाता है इस। और वहां पर ऑप्शन दे रहेगा फंडामेंटल राइट में, उसमें मत लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गांधीवादी, अभी हम तो समाजवादी देख लिए, अब गांधीवादी तत्व देखते हैं। गांधीवादी, अब यहाँ पर हम ये भी याद करेंगे, देखिए गांधीवादी अगर तत्व हम देखते हैं उसमें आर्टिकल 46 क्या कहता है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन करता है। आर्टिकल 46 किसके संबंध में बोलता है, जो एससी और एसटी लोग होते हैं उनके वर्गों के उत्थान की बात करता है। तो 46 वर्ड याद रखेंगे, आर्टिकल 46 4 और 6। तो 6 क्या कहेगा, 46 क्या कहेगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दुर्बल वर्गों के उत्थान की बात करेगा इसमें। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। 47 क्या कहता है, तो कुछ चीजें वहां भी समाज में भी आती है, यहाँ गांधीवादी में भी आती है, तो ऐसा नहीं है कि ये सब गांधीवादी है, समाजवादी में भी आ जाती है, यहाँ भी आ जाती है। 47 क्या कहता है, तो सिर्फ आर्टिकल याद, मादक द्रव्यों और औषधियों का निषेध है। तो यही हमने कहा है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड 47 बात करेगा, जब भी 47 बात करेगा ये हमेशा स्वास्थ्य से रिलेटेड ही बात करेगा, चाहे किसी चीज का निषेध करना हो या किसी चीज को लागू करना हो स्वास्थ्य के लिए, उसमें 47 आपका वर्क करता है। और 48 क्या करता है, 48 करता है गाय बछड़ों व अन्य दुधारू वाहक मवेशियों के वध का निषेध करता है। तो ये 48 करता है। तो 48 क्या कर देगा, 48 में ए में अंतर है, जो 48 ए है वो पर्यावरण से संबंधित है, और ये 48 है ये जो है आपका गाय बछड़ों और अन्य दुधारू जो पशु हैं उनके वध का निषेध करता है कि इनको मारना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछा जाता है, लेकिन अब मुझे लगता है सबको पता ही हो गया होगा, इसीलिए कम पूछा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कभी भी पेपर सिंपल आ जाएगा तो यही उठा के दे देगा। आर्टिकल 40 क्या कहता है, तो आर्टिकल 40 क्या करता है, ग्राम पंचायतों का संगठन कहता है। अब देखिए कुटीर उद्योगों का संवर्धन अनुच्छेद 43 में कहता है। तो कुटीर उद्योगों का संवर्धन किस में कहता है, अनुच्छेद 43 में। ये हो गया। अब देखिए उदारवादी तत्व आते हैं। उदारवादी तत्व क्या होते हैं, उदारवादी तत्व मतलब जो समाज को एक समानता में लाने का प्रयास करते हैं। तो कौन से, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यहाँ पे होना चाहिए नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 में कहता है। आर्टिकल 48 में क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक व आधुनिक ढंग से संरक्षण। तो याद रखेंगे कृषि और पशुपालन का, देखिए पशुपालन यहाँ भी आया था ना, गाय बछड़े व अन्य दुधारू पशुओं मवेशियों के निषेध पर बल। 48 ये भी कहता है और यही भी कहता है कि कृषि और पशुपालन, तो कहीं भी कुछ भी दिया रहे 48 में, ये मत करिएगा ये अलग अलग है, वो एक ही है। पशुपालन गाय भैंस ये सब कुछ कहीं आ जाए तो आर्टिकल 48 ही लगाइएगा,
यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो 47 यहाँ क्या कहा गया है, मादक। देखिए क्वेश्चन बनाने के अलग तरीके भी हैं, नहीं तो आप सिर्फ एक ही तरीके याद करके गए हैं। जैसे यहाँ लिखा गया मादक द्रव्यों और औषधियों पर निषेध लिखा गया 47, और यहाँ पर हमने क्या किया है, पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधारना। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे निगेटिव फॉर्म में पूछ सकते हैं, चाहे उसका पॉजिटिव। देखिए यहाँ पॉजिटिव फॉर्म में उसका लेके चला है, तो आप वहीं पर निगेटिव। मैं कहूं कि आप क्या कहते हैं, दो चीजें मैं कहूँ आपसे, एक बोलूं कि आप बहुत अच्छे फल खाते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, तो ये पॉजिटिव हुआ। और अगर निगेटिव में मैं कहूँ, अगर अच्छा जी मैं कहूँ कि आपको ये सब मतलब जो अच्छी चीजें नहीं होती, जैसे अल्कोहल होता है, तंबाकू होता है, ये सिगरेट होता है, ये सब नहीं पीना चाहिए आपके स्वास्थ्य के लिए, तो वो भी सही है कि नहीं पीना चाहिए, और आप अच्छे फल खाइए तो भी सही है। तो वही यहाँ पर दिया है, चाहे पोषण स्तर और जीवन स्तर में लोक सहायता 47 याद करिए, चाहे यहाँ पे याद करिए कि मानक मादक द्रव्य और औषधियों पर निषेध। तो ये पब्लिक करेगी, और ये कौन करेगा, ये गवर्नमेंट करेगी। मादक ये मतलब उस पर बैन कौन लगाएगा, यहाँ गवर्नमेंट का काम है। और पोषण स्तर और जीवन स्तर में लोक स्वास्थ्य, ये भी गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इसमें कुछ अपना खुद भी करिएगा, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक और आधुनिक ढंग से संगठन, तो ये भी याद 48 ये याद रखेंगे। अब या यहाँ ये पूछे कि जो पशुपालन है उनका जो वैध उनका वैध उनको ये क्या कहते हैं, मतलब उनका जो उनको मारते हैं उनको रोक लगाया जाएगा, ठीक है, तो ये है। अब 48 ए क्या कहता है, पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा करता है 48 ए। ये तो हम बताए हैं, आगे ही बताए हैं, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन कौन करता है 48 ये। अब 45 क्या करता है, उदारवादी तत्व में 6 से कम आयु के बालकों हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा का प्रबंध करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 क्या कहता है, 6 वर्ष की, ये तो हम आगे बता ही चुके हैं, उसमें डायग्राम के भाग में बताए थे। तो ये 46 वर्ष से कम होगा यहाँ पे, और 6 से 14 कहाँ होगा, ड्यू टू यहाँ पर फंडामेंटल राइट में। ये 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थानों है, वस्तु का संरक्षण है। ये जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, इसका संरक्षण किया जाएगा। अब याद है अनुच्छेद 50 क्या कहता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण किया जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण, ये याद रखिएगा, यही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था कि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका अगर पृथककरण किया जाएगा तो सबसे ज्यादा आपको स्वतंत्रता मिलती है। एक मनुष्य को कब स्वतंत्रता मिलती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जब स्वतंत्र, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, जब स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं तभी आदमी की, जो मनुष्य की स्वतंत्रता निर्भर रहती है उसी पर। और सभी का एक दूसरे का अगर गठजोड़ है, मतलब गठजोड़ मतलब मैंने ये कहा, मेरा कहने का मतलब है एक दूसरे लोग एक दूसरे पर, आपका काम होगा वो करवा देंगे, वो उनका काम होगा वो करवा देंगे, अंदर से सेटिंग चलेगी, तो वो मनुष्य के लिए, मानव के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। 50 याद रखिएगा, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथककरण। अब यहाँ पर देखते हैं, शांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति 51 करता है। 51 क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति के करता है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, नीति निर्देशक जो सिद्धांत थे, इसी में बहुत से वाद आए थे, तो इसमें देखिए बहुत से वाद इसमें भी आए थे। चंपकई दौराम राजन में क्या आया था, इसमें बताया गया था नीति निर्देशक तत्वों के कार्यवाहन हेतु तो मूल अधिकारों में संशोधन संभव है। किसमें बोला गया था, 1951 में बोला गया, कि कहा गया कि अगर आप नीति निर्देशक सिद्धांत बना रहे हैं तो आप डीपीएसपी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप फंडामेंटल राइट में संशोधन करिए। तो ये गलत है, ठीक है, यहाँ भले दे दिया गया तो ऐसा लेकिन नहीं करना होगा कि अगर फंड आप डीपीएसपी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट में करिए संशोधन, कुछ भी करिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को मत टच करिए। अब देखिए 1967 क्या कहता है, गोलकनाथवाद मूल अधिकारों को संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये तो ऊपर ही बताया है। गोलकनाथवाद में क्या कहा गया 1900, इनका डेट बहुत जरूरी है, मतलब ईयर ईयर याद रख लीजिएगा। चंपाई के दौरान कब आया था, 1951 में आया था।
और ये गोलकनाथ कब आया था? 1967 में। ऐसे देखिए कोई नहीं पढ़ाएगा, पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ डालेंगे, ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे कौन सा आर्टिकल है, कौन सा ये है, बस। लेकिन जब तक आप डिटेल में नहीं जाएंगे कि उसके पीछे का रीजन क्या है, तब तक नहीं याद होगा। 71 क्या आता है? 24वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था? मूल अधिकारों का संक्षिप्तीकरण किया गया था, लघुकरण किया गया था 1971 में। अब यहाँ पर देखिए 1973 में क्या किया गया था? केशवानंद भारती केस आया था, ये तो आप जानती हैं। यहाँ पर क्या कहा गया था? केशवा 1973 में, तो 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया था, इसमें कहा गया था आप अपने घर में चाहे किचन यहाँ करिए, चाहे किचन यहाँ करिए, कुछ भी करिए इधर उधर, लेकिन आपको जो नीचे बीम है उसको कुछ छेड़छाड़ मत करिएगा, बीम से कुछ मत करिए, आप कुछ भी करिए, आपकी मर्जी। अब 1980 में क्या आया था? मूल अधिकारों और निर्देशक तत्व के संतुलन और आधारशिला पर टिका है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये याद। अच्छा, यहाँ पर एक कुछ यहाँ पर छूट गए। 1980 में ये याद रख लीजिएगा, मिनरवा मिल्स केस था। मिनरवा, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, मिनरवा मिल्स वाद कब आया था? तो मिनरवा मिल्स वाद जो आया था 1980 में आया था। इसी में बताया गया था कि मूल अधिकारों, ये देखिए, मूल अधिकारों के व निर्देशक तत्वों के संतुलन की आधारशिला पर टिका है, ये इसमें बताया गया था मिनरवा मिल्स वाद में। तो मिनरवा मिल्स कब आया था? 1980 में आया था, ये याद रखेंगे। अब देखिए, वही जो हमने कहा है कि मनरेगा कार्यक्रम को 43 लक्ष्यों को पूरा करने वाला आर्टिकल 43 क्या करता है? मनरेगा कार्यक्रम आर्टिकल 43 के लक्ष्यों को पूरा करता है। तो ये देखिए, आर्टिकल 43 से संबंधित है मनरेगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान व आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योगों के अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों के काम निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश व संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाले काम की दशाएं प्रदान करेगा। संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वीकृत करता है। बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के संविधान में दलित का प्रयोग नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कहा गया है? जो संविधान में कहा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किसके लिए है? तो बच्चों के लिए दिया गया है। मतलब संविधान वो तो सबके लिए होता है, लेकिन जो संविधान में वर्ड प्रयोग किया गया है वो बच्चों के लिए किया गया है, स्त्रियों के लिए किया गया है और जनजातियों के लिए किया गया है। लेकिन दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया संविधान में। अगर आपसे पूछे कि दलित शब्द का कहीं प्रयोग है, तो संविधान में दलित शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आया था, तभी लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, केटी शाह ने कहा था। तो केटी शाह ने क्या कहा था? कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। तो आपका आज कौन सा चैप्टर 2 समाप्त हुई है? ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों ही समाप्त हो गए। इस पीडीएफ को लेकर इसको एक दो बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ हमने यहाँ पर ले लिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा कमेंट जरूर कर दिया करिए किस प्रकार से अच्छा, थोड़ा सा मोटिवेशन बनाए रहेंगे हम आपको करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीजें हमको करवाना है। करंट भी करवाना है, आपका सुसाइड भी करवाना है, ये भी करवाना है। लेकिन जब जे आप मोटिवेशन बनाए रहेंगे, आप प्लीज कमेंट ही कर दिया करिए, मतलब लाइक सब्सक्राइब नहीं करें तो कमेंट ही कर दिया करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। मैं जल्दी ही खत्म करवा दूंगा इसमें। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।